सेक्शन 8 कंपनी एक्चुअल में होती क्या है, या हम किसे बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी? तो अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर दान करने के 3 ऑर्गेनाइज तरीके हैं। इट मीन्स इंडिया के अंदर 3 तरीके से आप डोनेशन ले सकते हो, जो कि ऑर्गेनाइज फॉर्म है। पहले पूरा स्ट्रक्चर समझना, उसके बाद हम इस पे चलेंगे। 3 तरीके से डोनेशन कैसे ले सकते हैं। एक होता है, आपने सभी बच्चों ने सुना होगा, ट्रस्ट। एक आपने सुनी होगी सोसाइटी, और एक है कंपनी। इट मीन्स 3 ऐसे मोड हैं ऑर्गेनाइज्ड जहां पे जो है आप दान पुण्य को ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकते हैं। अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें, कंपनीज की बात करें, तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि इसका नाम क्या है। तो जनरली इसको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। लेकिन पहला पॉइंट हमारे सामने आता है कि इसको सेक्शन 8 ही क्यों बोलते हैं। जैसे जनरली अदर कंपनीज को तो किसी को प्राइवेट बोल रहे हैं, किसी को पब्लिक बोल रहे हैं, किसी को होल्डिंग बोल रहे हैं, किसी को सब्सिडरी बोल रहे हैं, बट इसका जनरल नाम है सेक्शन 8 कंपनी। और इसकी पहली हिस्ट्री में मैं बता देती हूँ। पहले टाइम में इसको बोलते थे सेक्शन 25 कंपनी। इट मीन्स इफ वी आर कंसर्निंग अबाउट द 1956 एक्ट, तो उस समय से बोलते थे सेक्शन 25 कंपनी। अब जब 2013 आया तो इसको बोलने लगे सेक्शन 8 कंपनी। तो ऐसी क्या बात है कि इसको सेक्शन से ज्यादा पहचान मिलती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप अगर इनडायरेक्टली देखना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी है, ये इसको सेक्शन 8 ही बोलते हैं, कुछ और भी कहते हैं, तो इसको एनजीओ भी बोल सकते हैं, आप इसको एनपीओ भी बोल सकते हो। एनजीओ और एनपीओ बोथ आर द सेम थिंग। तो एनजीओ तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन हमारी लैंग्वेज में टेक्निकल में से सेक्शन 8 बोला जाता है। तो क्वेश्चन वहीं आके फिर स्टॉप हो जाता है कि इसको सेक्शन 8 ही क्यों बोलते हैं। क्योंकि ये कंपनी दूसरी कंपनियों से कुछ अलग है। ये कंपनी वो कंपनी है जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, और इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है समाज सेवा करना। लेकिन नाम तो इसका है एनजीओ या एनपीओ। एनपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 7 है। सेक्शन 7 के अंदर नॉर्मल प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया है, जिसके अंदर नॉर्मल प्रोसेस दिया है इनकॉर्पोरेशन का। किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, दैट इज टू बी मेंशन इन द सेक्शन नंबर 7। और सेक्शन 7 याद करने की बड़ी आसान सी टेक्निक है, दैट इज टू बी वंस अ कंपनी इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, इट गोज ऑन फॉरएवर एवर एवर। अगर एक बार कंपनी को लॉफुल प्रोसेस से इनकॉर्पोरेट कर दिया तो फिर वो जन्म जन्मांतर तक चलती है। किसी भी नेचुरल पर्सन के आने से, जाने से, जीने से या मरने से सेक्शन 8 कंपनी की, किसी भी कंपनी की जो लॉफुल पर्पस से इनकॉर्पोरेट हुई है उसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए कंपनी के एक फीचर कहलाती है परपेचुअल सक्सेशन। तो सेक्शन 7 को याद करने का बड़ा ही आसान सा तरीका है, दैट इज टू बी 7 फेरों से बंधा ये जन्मों का बंधन। इट मीन्स एक बार वंस अ कंपनी इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड बाय फॉलोइंग अ प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 7, देन उसके बाद आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। अगर कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव आपने कर लिया और अथॉरिटीज ने इशू कर दिया, तो वो कॉन्क्लूसिव एविडेंस माना जाता है इनकॉर्पोरेशन का। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? तो सेक्शन 7 क्या इज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। बट इफ वी आर कंसर्निंग अबाउट द एनजीओ, इफ वी आर कंसर्निंग अबाउट द एनपीओ, वो कंपनी तो है, लेकिन ऐसी कंपनीज को सेक्शन 7 के अलावा सेक्शन 8 का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। और जितनी भी एनजीओ होती हैं, जो भी एनपीओ बनानी है आपको कंपनी, एनपीओ के रूप में काम कराना है, तो उनको गवर्नमेंट से एक स्पेशली लाइसेंस लेना पड़ता है। आप अगर लाइसेंस ऑब्टेन कर लोगे देन ओनली आप एनपीओ और एनजीओ चला सकते हो। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? इतनी बात समझ में आई? अब क्योंकि सेक्शन 8 के अंदर इनका पूरा प्रोसेस दिया गया है, सेक्शन 8 के अंदर पूरे प्रोविजन दिए गए एनजीओ एनपीओ बनाने के, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सेक्शन 8 कंपनी। हम जब अपने प्रोफेशन की बात करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन की बात करते हैं, तो यहां पे जो जल्दी 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 सीखने वाली चीजें हैं उनसे काम नहीं चल सकता, क्योंकि कंपनी लॉ के अंदर एक्सपर्टाइजेशन होना जरूरी है। ये बात मैं नहीं बोल रही, आप इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में बात लिखी हुई है।
आपको जो बुक्स मिली हुई हैं वो मॉड्यूल से भी ज़्यादा डिटेल में है, हमने जो बुक्स इशू करी हैं वो मॉड्यूल से भी एक्सेसिव डिटेल प्रोसेस है, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में समझना पड़ेगा, तभी तरक्की है, तभी उन्नति है, शॉर्ट टर्म नहीं सोच सकते। तो हमें एक एक पॉइंट का लॉजिक समझना है। अब हमने यहाँ पे बात करी सेक्शन 8 की, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी क्यों इसे सेक्शन 8 में सेक्शन 8 कंपनी बोला जाता है, क्योंकि सेक्शन 8 में इसका प्रिस्क्राइब प्रोसेस दिया गया है, हाउ टू ऑब्टेन द लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं, सेक्शन 8 कंपनी। और क्योंकि सेम ऐसे ही जब कंपनीज एक्ट 1956 था तो वहां पे सेक्शन 25 में दिया गया था, तो इसको उस समय बोलते थे सेक्शन 25 कंपनी। आर ए गुड पॉइंट एवरीबडी, क्लियर होगी ये बात। तो पहले तो हमने ये बात क्लियर कर ली कि भैया इसको सेक्शन 8 क्यों बोलते हैं। अब दूसरी बात समझने वाली बात यह है कि इस तरीके की कंपनी क्यों बनाई जाती है, और इससे लिंक करते हुए मैं आपको ग्रुप 2 की तरफ भी लेकर जाऊंगी, जहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आया है, दैट इज टू बी सोशल स्टॉक एक्सचेंज। समझने की जरूरत है, कनेक्टिविटी में खुद बना दूंगी। दैट इज टू बी सोशल स्टॉक एक्सचेंज, अ न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस इन योर ग्रुप 2 पेपर CMSL, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। गॉट द पॉइंट एवरीबडी। अब सुनो मेरी बात। जब हमने कहा कि आपको अगर पहचानना है कि ये पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, ये नॉन NPO या NGO, तो कैसे पहचानेंगे? देखो भैया, जो प्राइवेट कंपनी होगी उसके नाम के अंत में लिखा होगा PVT लिमिटेड, बड़ी सिंपल सी बात हो गई। जो पब्लिक कंपनी होगी उसके नाम के एंड में लिखा होगा लिमिटेड, कोई भी नाम होगा उसके लास्ट में लिखा होगा लिमिटेड, तो वो पब्लिक कंपनी हो गई। इस कंपनी की खास बात है, मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, इसके लास्ट में हमेशा लिखा होगा या तो NGO, या तो फिर NPO, या तो फिर फाउंडेशन, या तो फिर ट्रस्ट। ठीक है? कभी भी जिंदगी में जाकर भी किसी भी सेक्शन 8 कंपनी के लास्ट में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये सबसे पहली समझने वाली बात है, जो प्राइमा फेसी आप देखते ही पहचान लो, आइदर दिस इज अ सेक्शन 8 कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? अब हम मुद्दा ये उठता है कि इसको नॉन प्रॉफिट ही क्यों बोला जाता है? व्हाई सेज इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव? इसको नॉन प्रॉफिट क्यों बोलते हैं? क्या इसमें प्रॉफिट नहीं होते? पहला क्वेश्चन, क्या इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट नहीं होते हैं इसलिए इसको नॉन प्रॉफिट बोलते हैं? तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं है कि इसमें प्रॉफिट नहीं होते या ये कंपनी लॉसेस के लिए बनाई जाती है, बिल्कुल भी नहीं। इस कंपनी में भी प्रॉफिट होते हैं, लेकिन इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। मतलब क्या हुआ कहने का, मैं समझाती हूं। मैं अगर किसी कंपनी का शेयर परचेज कर रही हूं, एक्स लिमिटेड का मैंने शेयर परचेज किया, तो मेरा उद्देश्य क्या होगा आप बताओगे सारे बच्चे? अगर मैंने एक्स लिमिटेड के शेयर खरीदे, एक्स लिमिटेड से शेयर ले और एक्स लिमिटेड को पैसा दिया, तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, मेरी इंटेंट क्या होगी? आप बताओगे सब बच्चों, मुझे आंसर दीजिए। मेरा ऑब्जेक्ट होगा, मैंने अगर 100 रुपए के शेयर खरीदे तो मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट मिले, इसके ऊपर 10 रुपए की रिटर्न मिले। But if we are concerning about the Section 8 company, it's a non-profit organization। यहां पे हम सोच के चलेंगे नेकी कर और दरिया में डाल, किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉफिट आपको यहां पर नहीं मिलेगा। जब भी कभी कोई व्यक्ति सेक्शन 8 कंपनी के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड होता है कि यहां से मुझे कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर होगी? तो अब मुद्दा ये उठता है, तो फिर इसे नॉन प्रॉफिट क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि इसमें जो प्रॉफिट होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसके प्रॉफिट का क्या किया जाएगा फिर? अगर कंपनी में प्रॉफिट होंगे भी तो उस प्रॉफिट का क्या होता है? इस कंपनी में अगर प्रॉफिट होगा भी तो उस प्रॉफिट को सेम ऑब्जेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, उसी ऑब्जेक्ट में लगाया जाएगा। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके बेसिस पर आपको सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस मिलेगा। एज ए कंपनी सेक्रेटरी व्हेन यू एंटर इनटू द प्रोफेशन एज ए CS, तो आपको जब भी कभी सेक्शन 25 का वर्क आएगा इनकॉर्पोरेट करने का, यू आर चार्जिंग एक्स्ट्रा फीस। नॉर्मल कंपनी से ज्यादा चार्जेस होते हैं क्योंकि इसके लिए स्पेशली आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। जब भी कभी हम लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो 3 कंडीशन विशेष रूप से पूरी करनी पड़ती है। मैं आपको पढ़ाऊंगी, बुक में सब वही लिखा हुआ है।
पहली कंडीशन, इस कंपनी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड रिसर्च। इट मीन्स अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ये कंपनी जो बनाई जाएगी उसका इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, प्रमोशन ऑफ व्हाट, आर्ट, प्रमोशन ऑफ साइंस, इट मे बी स्पोर्ट्स, इट मे बी एजुकेशन, जितने स्कूल्स होते हैं वो रजिस्टर करा लेते हैं, इट मे बी व्हाट, रिसर्च, इट मे बी सोशल वेलफेयर, इट मे बी रिलीजन, आपने सुना होगा बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इट मे बी चैरिटी, इट मे बी प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और एनी अदर सच ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक बेनिफिट, इसमें से और कुछ। इनमें से आपको अपने क्लाइंट से पूछना होगा आप इसमें से किस टॉपिक में जाना चाहते हो। पहला क्वेश्चन हमारा यही होगा। देखो मैं ना बहुत शॉर्ट भी पढ़ा सकती हूँ, बट मैं स्टूडेंट को ये नहीं समझ रही वो मुझसे पढ़ने आ रहे हैं, मैं ये समझ रही हूँ इसे पढ़ने के बाद उन्हें इंडस्ट्री में वर्क करना है। बिल्कुल ऐसे आपके पास क्लाइंट रीच होगा, आपसे क्लाइंट बोलेगा कि मुझे अपनी सेक्शन 25 एनजीओ बनवानी है, वो सेक्शन 25 नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, एनजीओ। तो आपका अपने क्लाइंट से क्वेश्चन होगा, ये कोई और नहीं पढ़ाएगा जो आप यहाँ पढ़ रहे हो, आपका अपने क्लाइंट से क्वेश्चन होगा कि आपको किस चीज के लिए एनजीओ बनानी है, मतलब आप क्या करना चाहते हो एनजीओ बना के। अगर इन सब में फॉल करता है तो एनजीओ बन सकती है, इन सब ऑब्जेक्ट में फॉल नहीं करता तो एनजीओ नहीं बन सकती। इट मीन्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट आप बता सकते हो क्या है, दैट इज टू बी प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, चैरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और एक्सेट्रा। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? द फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर। बिफोर एंटरिंग इनटू द एग्रीमेंट विद योर क्लाइंट, फर्स्ट यू मस्ट क्लियर कि व्हाट इज द इंटेंट ऑफ योर क्लाइंट, व्हाट दे कैन डू, वो करना क्या चाहता है, पहले आपको ये समझना होगा। पहला पॉइंट बताइए, सब बच्चों को क्लियर हो गया? सेकेंड पॉइंट, जब भी कभी लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस मिलने से पहले सेकेंड कंडीशन होगी कि आप भविष्य में कभी भी अगर इस कंपनी में प्रॉफिट्स होते हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन मेंबर्स के बीच में नहीं करोगे। दो कंडीशन समझ में आ गई, तीसरी सुनो। तीसरी कंडीशन इन्होंने बोला कि अगर प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को इसी एक्टिविटी में री इन्वेस्ट करोगे। सेम एक्टिविटी में क्या कर दिया जाएगा, री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तीन बातें समझ में आ गई? क्या क्या? पहला तो ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लियर। सेकेंड वन, अगर कोई प्रॉफिट होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। और तीसरा, अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको इसी एक्टिविटी में क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा आप दूसरा काम नहीं कर सकते। क्लियर या ऑल क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? तीन बातें। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर देते हो एंड गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है तो आपको लाइसेंस मिलेगा, और सेटिस्फाई नहीं होती है तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, ये देखिए, such companies apply all profits in any towards the stated objective. The third condition is do not pay dividend to its members. So there are three conditions. One is promotion, the main object is promotion of art, science, commerce, culture, sports, education, research or environment activities. Second condition is distribution of profit is banned. Third one is reinvest in the same activity. Clear? Now what are the legal provisions? सेक्शन नंबर 8 को इन्होंने 11 भाग में डिवाइड किया। एंड सबसे खूबसूरत बात यह है कि मैं आपको एक एक सब सेक्शन पढ़ाऊंगी। जैसे कि पहले सेक्शन होता है और सेक्शन के बाद क्या होते हैं, सब सेक्शन। तो ये जो है सेक्शन 8 के 11 सब पार्ट्स है, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, इस तरीके से 11। हर पॉइंट में क्या उन्होंने लॉ मेकर ने लिखा वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 8 सबसेक्शन 1। नंबर 1 इज एलिजिबिलिटी फॉर लाइसेंस। इट मीन्स यहाँ पे ये बताया गया है कि आपकी कंपनी लाइसेंस के लिए एलिजिबल है या लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें बच्चों, तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको 3 प्रायर कंडीशंस बता दी हैं जो लाइसेंस से पहले पूरी करनी है। आप बताओगे क्या क्या कंडीशन है। पहली कंडीशन मेरे साथ साथ बोलना, द फर्स्ट कंडीशन इज प्रमोशन ऑफ आर्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, दैट इज टू बी प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, चैरिटी एक्सेट्रा। ओके। सेकेंड कंडीशन है
कि भविष्य में अगर किसी प्रकार का कोई भी प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट का वितरण या फिर उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। एंड लास्ट कंडीशन इज, हम किसी भी तरीके से अगर कोई भी प्रॉफिट आएगा तो इसी एक्टिविटी में री इन्वेस्ट करेंगे, हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। देयर आर द 3 प्री रिक्वायरमेंट होती है लाइसेंस लेने से पहले कंडीशन पूरी करना। मुझे लगता है जितना लेक्चर में क्लास में लूँ, आपके माइंड में पूरा लेक्चर सेट हो जाना चाहिए। मतलब इस तरीके से कि सेकंड राउंड में जब आप बुक से पढ़ो तो आपको एक एक पॉइंट आपके माइंड में क्लिक हो जाए। ओके, कम टू द नेक्स्ट। लाइसेंस इज अ प्री रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। लाइसेंस इज नेसेसरी। लाइसेंस नेसेसरी क्यों है? क्योंकि अगर लाइसेंस जरूरी नहीं होता भाई और बहनों तो ये सेक्शन नंबर 7 में होता। सेक्शन 8 है इसलिए क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस की फॉर्मेलिटी है। आप बता सकते हो, मैं देखती हूँ कौन बच्चा रिप्लाई करेगा कि लाइसेंस लेना इस कंपनी के लिए क्यों जरूरी है। व्हाट इज द नीड टू ऑब्टेन लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट? इट मींस इट्स अ एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी एज कंपेयर टू नॉर्मल कंपनी। इट्स अ एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी, इट्स अ एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन, बट व्हाई? देखिए, एक होता है क्लास में बैठना, आप समझिए मेरी बात को। मैं आगे भी भविष्य में भी यही रखूंगी कि मेरी क्लास का क्राइटेरिया उतना स्ट्रेंथ होगा जितने को मैं कैटर कर सकूं, उसके बाद मैं बंद कर दूंगी। क्योंकि मैं चाहती हूं कि क्लास में जो बच्चा बैठे वो प्रॉपर तरीके से सीखे। क्लास का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि मैं लेक्चर्स दे जा रही हूं और आप सुने जा रहे हो। मेरा ऑब्जेक्ट है बच्चे से रिप्लाई लेना और उसे सोचने का टाइम देना। मैंने क्वेश्चन रेज किया, ऐसा नहीं मैंने आते क्वेश्चन पूछना शुरू किया। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि सेक्शन 8 कंपनी में लाइसेंस की कंडीशन क्यों है? सोच के जवाब देना है। सेक्शन 8 कंपनी में लाइसेंस की कंडीशन इसलिए है क्योंकि यहां पर जो भी पैसा आ रहा है वो दान के रूप में आ रहा है। यहां पे आपको चैरिटी मिल रही है। यहां पे आपके ऊपर लोड नहीं है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, आपको वापस देना ही देना है। आपको कुछ भी वापस नहीं देना भाई। आपने किसी का पैसा लिया और हजम कर लिया, यस और नो? लेकिन आपको ये रिलैक्सेशन क्यों दी जा रही है? क्योंकि आप इस पैसे से समाज की सेवा करोगे, यस और नो? तो इसीलिए यहां पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन है लाइसेंसिंग की। लाइसेंस का मतलब होता है आपको परमिशन मिली है कि आप ये काम कर सकते हो। परमिशन लेना, लाइसेंस का मतलब यही तो होता है। ड्राइविंग लाइसेंस मींस आपको परमिशन मिल गई है, आप ड्राइव कर सकते हो। गन लाइसेंस इट मींस आपको परमिशन मिल गई है कि आप अपनी सेफ्टी के लिए गन रख सकते हो। यहां पे भी लाइसेंस का मतलब है आपको परमिशन मिल गई है सरकार से कि आप लोगों से चैरिटी के रूप में पैसा ले सकते हो। दैट्स अ एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी। इन फ्यूचर जब भी कभी कोई एनजीओ एनपीओ होगी तो उसको जो प्रॉपर्टी है वो या तो सस्ते रेटों में दी जाएगी या डोनेट कर दी जाएगी। तो इसीलिए इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं जो नॉर्मल कंपनीज में नहीं है। समझ में आई मेरी बात? नॉर्मल कंपनीज में, पब्लिक कंपनी में जो शेयर होल्डर्स है वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि हमें डिविडेंड नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। मेंबर्स पे नेकी कर और दरिया में डाल। यहाँ तो तुम्हें सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है कि यू हैव टू इन्वेस्ट दिस मनी इनटू अ सम सोशल ऑब्जेक्ट विद अ सोशल इंटेंट। ऐसी कंपनीज में पैसा लगा कौन रहा है? जो भरा पूरा व्यक्ति है, जिसका उद्देश्य सिर्फ समाज सेवा करना है, जिसका ऑब्जेक्ट पैसा कमाना नहीं है। ओके, एंड क्यों ऐसा कॉन्सेप्ट रखा गया कि दान करने के लिए भी कंपनी बनानी पड़ी? इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? अब और थोड़ा सा डीप में चलते हैं। ऐसा क्यों किया गया कि कंपनी बनाकर दान लिया जा रहा है? दान ही लिया जा रहा है एक तरीके से, नेकी कर और दरिया में डाल। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों कंपनीज बनाई जा रही हैं? और इसका और एक्स्ट्रा वर्जन मैं आपको बता देती हूं कि अब तो इन कंपनीज के लिए स्टॉक एक्सचेंजेस भी हैं, जहां पर इन कंपनी को लिस्ट कराना है, वहां पर इनके शेयर्स ट्रेड होंगे। दो बातें, पहला कॉर्पोरेट के फॉर्म में, कंपनी के फॉर्म में, ऑर्गेनाइज फॉर्म में आप दान ले रहे हो। दूसरा
इन कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज मिल गया है जहां पर इनके शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है। पर ऐसा क्यों? क्या वजह है इसके पीछे? क्या वजह है इसके पीछे? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं। मैं यही कहना चाह रही हूं कि ऊपर से मत पढ़िए, चीजों को इंटरनली हील करिए। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम चीजों का बेस बना के चलते हैं तो समय जरूर लगता है, लेकिन चीजें अच्छी होती हैं। अब सुनना ध्यान से, मैं क्या समझाना चाह रही हूं। हम रास्ते पे जा रहे हैं और कोई भी गरीब व्यक्ति आता है और वो कहता है मुझे दान के रूप में 10 रुपए चाहिए। आप बस आंसर करना, क्या आप दे दोगे? दे सकते हो। वो बोले मुझे 100 रुपए चाहिए, आप दे सकते हो। कोई कोई 100 या 500 भी दे सकता है। पर अगर कोई व्यक्ति दान आकर मांगने लगे कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए, तो क्या उसको दिया जाएगा? आंसर दीजिए, क्या दान देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। पर क्या 50,000 का दान दिया नहीं जाता? क्या लोग 50,000 रुपए दान करते नहीं है? दान तो करोड़ों का भी करते हैं। तो फिर कैसे? मैं भी चाहती हूं इन फ्यूचर अगर मैं डोनेशन दूं, मैं चाहती हूं गरीब बच्चों की मदद करूं, मैं चाहती हूं कि किसी ओल्ड एज पर्सन की हेल्प करूं, मैं चाहती हूं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए मैं हेल्प करूं, तो मैं एक ऐसा स्रोत, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था सर्च करूंगी जहां पे जिस चीज के लिए पैसा दिया जा रहा है उस चीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है। क्या मेरी बात से एग्री हो आप? क्यों मैं राह चलते आदमी को 1 लाख का दान नहीं दे रही? क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है मेरे से पैसा ले, जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो पैसा मांग रहा है उसके लिए ना यूज करे। हो सकता है शाम को जाके वो उल्टा सीधा कुछ ऐसे ही ड्रिंक व्रिंक कर ले, तो मेरा तो पैसा मिसयूज हो गया। मैंने तो उसे दारू पीने के लिए पैसा दे दिया, जबकि उसने कहा था मुझे भूख लगी है, और उसने उस पैसे को मिसयूज कर दिया और मेरे द्वारा दिया गया पैसा था। तो इसका मतलब यह है कि हम क्यों कंपनीज बनाई जाती है। लॉजिक समझ में मैं क्या कहना चाह रही हूं? इसका मेन लॉजिक ये है कि जो लोग दान करना चाहते हैं वो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, और वो ये भी चाहते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम पैसा दें ये उस ऑब्जेक्ट में लगे, इसके पैसे का मिसयूज ना हो। और इसका सबसे सही तरीका कंपनीज है, क्योंकि कंपनी में जो वर्क होता है उसमें मेन फोकस होता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, ताकि आर पार सब कुछ पता हो। पैसा किसने दिया, कितना दिया और कहां पर इन्वेस्ट किया, ये चेक एंड कंट्रोल है, क्योंकि कंपनीज एक्ट उसके ऊपर लग रहा है। क्या मेरी बात समझ में आएगी सब बच्चों को? अब आपको यह भी समझ में आया होगा कि सेक्शन 8 कंपनी क्यों बनाई जाती हैं, बनाने के पीछे की वजह क्या है। दूसरी चीज, एक्सटेंड कर रही हूं इस टॉपिक को, कॉन्सेप्ट है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब सेक्शन 8 कंपनीज का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग होने लगी है, लेकिन लिस्टिंग होने की वजह क्या है, लिस्टिंग होने का कारण क्या है? यह है कि अगर एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे अपनी लिस्टिंग करा रही है और उसके शेयर्स की वहां पर ट्रेडिंग होगी, तो इसका मतलब लिस्टिंग उसी कंपनी की होती है। बहुत कम शब्दों में बता रही हूं क्योंकि अब ये तुम उतना ज्यादा नहीं समझ पाओगे। लिस्टिंग उसी कंपनी की होती है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, जिसने पिछले कई सालों तक लगातार डिविडेंड दिया, जिसका एवरेज टर्नओवर बहुत अच्छा है, जिसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, अगर कम शब्दों में बताऊं तो उसी कंपनी को लिस्टिंग मिलती है। क्या मेरी बात समझ पाए? अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है तो इसका मतलब एक बात तो साफ हो गई कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। ये बात मैं नहीं बोल रही, क्योंकि उसको लिस्टिंग मिलेगी ही तब, उसकी लिस्टिंग होगी ही तब जब उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा। ये स्टॉक एक्सचेंज का क्राइटेरिया है। तो अब अगर मैं एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही हूं, ऐसी कंपनी को दान दे रही हूं जो लिस्टेड है, तो इट मीन्स वो नीट एंड क्लीन और ट्रांसपेरेंट कंपनी है। यस और नो? तो इससे मेरी ट्रस्ट, मेरे उस कंपनी के प्रति विश्वास और प्रगड़ और स्ट्रांग हो जाता है। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? सिर्फ ये समझना, दिस इज अ सेक्शन 8 कंपनी। मैं चाहूं तो आपको 2 मिनट में पूरी सेक्शन 8 कंपनी समझा सकती हूँ, लेकिन ये लेक्चर डेडिकेटेड टू सेक्शन 8 कंपनी है, और इसमें यह समझना जरूरी है कि सेक्शन 8 कंपनी क्यों होती है, क्या ऑब्जेक्टिव सेक्शन 8 कंपनी का, क्यों बनाई जाती है, क्यों लाइसेंस लिया, क्यों सेक्शन 8 में डिफाइन किया। आर यू गॉट द पॉइंट? क्यों इसे सेक्शन 8 में डिफाइन किया गया, सेक्शन 8 कंपनी बनाई क्यों जाती है, इसका नाम सेक्शन 8 ही क्यों है, और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, और क्यों इन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है। तो मैंने आपके बहुत सारे क्यों का उत्तर दिया। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? क्या यहां तक चीजें क्लियर हो गई? 1 या 2 नहीं, 10
बार सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, 10 बार सेम कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के दौरान रिपीट होगा, लेकिन 10 बार जरूरी नहीं इसी रिदम से पढ़ा जाए। ये बेस है, ये बेसिक है, ये स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब आप चाहे प्रोफेशनल में आओ और चाहे आप सीएस की प्रैक्टिस करो या जॉब करो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के अंदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस चेक की गई है। क्या ये कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, क्या इस कंपनी को लाइसेंस देने के योग्य है या नहीं है। अगर ये आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने कहा मुझे रियल एस्टेट में सेक्शन 8 कंपनी बनानी है, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? आंसर इज नो। फर्स्ट यू ट्राई टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट, आइदर इस लिस्ट में फॉल करता है या नहीं करता। क्लियर या ऑल क्लियर? चलिए जी, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी तक हमने देखा सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 में हमें एलिजिबिलिटी नॉर्म्स बताए। अब हम दूसरी तरफ बढ़ेंगे, दैट इज टू बी सेक्शन नंबर 8 एंड सबसेक्शन नंबर 2 प्रिविलेजेस, जो कि मैं पहले से ही डिफाइन कर चुकी हूं। सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 में प्रिविलेज, इनको प्रिविलेज क्या मिलती है, मतलब दूसरों से क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाते हैं। दूसरों से एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक तो ये बात समझ लीजिए सेक्शन 8 कंपनी की खास पहचान क्या है कि अगर आपको कभी भी ये पता करना हो कि ये सेक्शन 8 कंपनी है, देखते ही तो आपको हमेशा, मैंने अभी अभी जस्ट बताया कि इन कंपनीज के नाम के अंत में ना ही लिमिटेड और ना ही प्राइवेट लिमिटेड शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्लियर या ऑल क्लियर? आगे सुनिए, ये सेक्शन 8 2 में लिखा है। उसके बाद सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 की ओर चलते हैं। इसको मुझे थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ जाना पड़ेगा और थोड़ा मैं डिटेल में बताऊंगी। एक्चुअली क्या है कि अगर कभी भी किसी कंपनी में, इसीलिए टाइम ज्यादा लगता है, अगर कभी भी कोई व्यक्ति या कोई भी कंपनी एक दूसरी कंपनी के शेयर्स लेना चाहते हैं, तो जब भी कभी एक कंपनी से, जैसे सपोज करिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक दिस इज वन इज एक्स लिमिटेड, ये एक्स लिमिटेड है, और एक्स लिमिटेड में अगर आप शेयर लेना चाहते हो तो जो भी, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन है और चाहे वो नेचुरल पर्सन है, कोई भी हो सकते हैं, इट मे बी आर्टिफिशियल पर्सन और इट मे बी नेचुरल पर्सन, वो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। अगर मुझे कंपनी के शेयर चाहिए तो मेरे और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। क्या साइन होगा? फिर से बोलिए जोर से, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने की योग्यता होना जरूरी है, कैपेसिटी होना जरूरी है। If you are capable to enter into contract, then only you are eligible. If you are not capable to enter into contract, you are not eligible to take the shares of company. Or capacity is mentioned in Contract Act. कौन कैपेबल है या नहीं है, कहाँ मेंशन है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 11 कहता है एवरी पर्सन इज कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ साउंड माइंड, मेजर एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। मतलब फिर से इस लाइन को सुनना, एवरी पर्सन इज कैपेबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया पर्सन, जैसे मैंने शब्द का इस्तेमाल किया पर्सन, पर्सन में बी आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सन में बी नेचुरल पर्सन, पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है और पर्सन नेचुरल पर्सन भी हो सकता है। अब जब हमने पर्सन की बात करी तो आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देना, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट, मेरी इंटेंशन एकदम क्लियर है। मैं चाहती हूं कि आज मैं आपको इस तरीके से सेक्शन 8 कंपनी पढ़ाऊं कि जिंदगी में आप दूसरों को पढ़ा दो। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, दैट इज टू बी पर्सन। एक बात तो यहां पे साफ हो जाती है कि सिर्फ पर्सन ही कंपनी से शेयर्स ले सकता है, क्योंकि पर्सन के पास कैपेसिटी है। और अगला क्वेश्चन में बोल रही हूं, अगर वो पर्सन नहीं है, अगर वो पर्सन नहीं है, ना ही आर्टिफिशियल पर्सन और ना ही नेचुरल पर्सन, तो क्या वो कंपनी के अंदर शेयर ले सकता है? थोड़े दिमाग पे जोर डालना, हाँ या ना करके बताइए, यस और नो। अगर वो पर्सन नहीं है, ना आर्टिफिशियल पर्सन है और ना ही नेचुरल पर्सन है, तो क्या वो कंपनी में शेयर ले सकता है? यस और नो बोल के बताओ, यस और नो। क्या शेयर सब्सक्राइब कर सकता है? आंसर इज नो, ऑब्वियसली नो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। और ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में साफ साफ लिखा है, तो वो क्या कर सकता है? नहीं ले सकता। और मेरे इस क्वेश्चन का आंसर जो भी बच्चा देगा, मैं मान लूंगी
ही एंड शी इज अ वेरी ब्रिलियंट गाय। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। अभी जो पुराना मेडल किस बच्चे को मिला था बेटा, आज वो फोटो शेयर कर देना, किसके पास है? हाँ, उनसे लेके, ठीक है। आप सुनिए, ध्यान दीजिए, मैं जो क्वेश्चन आपके सामने रख रही हूं बहुत ही प्यार से सुनना, कि अगर कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, वो पर्सन नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। पर क्यों? प्लीज सोचना, तभी आप इसको लिंक कर पाओगे। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है, ऐसा क्यों? कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होना क्यों जरूरी है? ओके, एंड बिल्कुल सोचना जरूरी है। खाली पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना इज नॉट लाइक टास्क। सोच के बताइए, दिमाग पे जोर डालिए, क्यों कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी चेक की जाती है? इसलिए चेक की जाती है कि जब मैं कंपनी से शेयर खरीद रही हूं तो मैं कंपनी को पैसा दे रही हूं। एक मेरी ड्यूटी और दूसरी कंपनी की ड्यूटी। जो भी व्यक्ति फुलफिल नहीं करेगा उसके अगेंस्ट केस हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ गए? लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है तो केस फाइल नहीं होगा। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखती हूं, सुनना सारे बच्चे ध्यान से। अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, अगर एक पार्टनरशिप फर्म है, फिर से सुनिए, अगर एक पार्टनरशिप फर्म है तो उसके पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की अपनी कोई भी कैपेसिटी नहीं होती। उसके बिहाफ पे जो भी काम करते हैं वो पार्टनर्स होते हैं। क्लियर या ऑल क्लियर? वो जो भी काम करते हैं कौन करते हैं? पार्टनर्स करते हैं। अब मेरी अगली बात ध्यान से और प्यार से सुनना सारे बच्चे। हमने कहा जो भी काम करते हैं वो पार्टनर करते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म की तो कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी है ही नहीं। और इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे बहुत ध्यान से देना। क्या एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी में शेयर खरीद सकती है? क्या एक पार्टनरशिप फर्म कंपनी में शेयर परचेज कर सकती? कुमार रिप्लाई फर्स्ट। नहीं कर सकती। पर क्यों? पर क्यों? क्योंकि उसके पास कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है। और इस बात को काटते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं। अगर हम बात करें यहां पे सेक्शन 8 कंपनी की बच्चों, तो सेक्शन 8 कंपनी के अंदर इसका एक्सेप्शन है। आप देखोगे अभी सेक्शन 8 सबसेक्शन नंबर 3, इसके अंदर साफ साफ बोला गया है कि अगर हम बात करें सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 की, फर्म एज ए मेंबर, यहां पर सेक्शन 8 कंपनी में पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर बन सकती है। दिस इज एक्सेप्शनल सिचुएशन। जनरल रूल क्या है? सारे बच्चों को जितनी देर पढ़ाऊं उतनी देर एक्टिवली पार्टिसिपेशन रखना है। इफ यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन माई क्लास, then it's damn sure your concepts are very clear. मैंने कहा general rule is that partnership firm is not capable to enter into contract, क्योंकि उनके पास contractual capacity नहीं है। But if we are considering in some exceptional situation, partnership firm is also allowed to become a member of section 8 company. But why? सब कुछ बुक में लिखा हुआ है। जब सब कुछ बुक में लिखा हुआ है तो फिर तो सब हमें पढ़ ही लेना चाहिए। Why you are come here for taking classes, to take coaching, invest your hardcore money? What is the reason? This is the reason. जब भी कभी कोई भी व्यक्ति बहुत कामयाब होता है, बहुत मतलब बहुत एक्सट्रीम, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं, फिर शायद आप उससे कुछ हिंट लोगे। आई एम नॉट सेइंग कि वो पर्सन बहुत अच्छे हैं या मतलब जो भी है, आई डोंट नो, मैंने उनकी कभी कोई बात नहीं सुनी, बट मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। कौन? वो भी मैं बताती हूँ।
मथुरा में एक इंद्रेश उपाध्याय जी हैं, वो कथा बोलते हैं, मतलब कथा सुनाते हैं। मैंने कभी नहीं उनकी सुनी, लेकिन इस टाइम पे उनकी मतलब बहुत ज़्यादा लाइक पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में, उनका प्रोफेशन है वो। एक टाइम ऐसा था कि वो अपने प्रोफेशन के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे, अपने काम से प्यार करते थे। तो उनकी कथा सुनने के लिए पूरी पब्लिक तो कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो तो अभी उन्हें सुनानी भी नहीं आती है। तो बच्चों वो गाय के तबेले में जाकर, जहां पे गाय रहती है ना, अपनी प्रैक्टिस के लिए उनको कथा सुनाते थे, उनको कथा सुनाते थे। आम जनता तो थी नहीं, तो उनको कथा सुना रहे हैं, अपने काम को कर रहे हैं। दे डिड नॉट, वो मतलब ये नहीं देख रहे कि कितने लोग इसमें बैठे हुए हैं, आदमी तो कोई एक भी नहीं है, लेकिन स्टिल वो अपने काम को परफॉर्म कर रहे हैं। इसे कहते हैं अपने प्रोफेशन से प्यार करना। जो भी व्यक्ति अपने प्रोफेशन से प्यार करता है, वो ये नहीं देखता स्ट्रेंथ क्या है, वो ये नहीं देखता पैसा कितना आएगा, वो अपने आप को तैयार करता है, वो अपने ऊपर काम करता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। बहुत सारे बच्चे सीएस कोचिंग पढ़ने के लिए मेरे पास आएंगे, लेकिन एक बच्चा ये सोच के पढ़ेगा कि भाई मुझसे ऊपर मेरी इंडस्ट्री में कोई भी नहीं होगा, और इसके लिए मुझे एक एक चीज ध्यान से सुननी है। कोचिंग इंस्टीट्यूट लास्ट स्कूल है आपका, इसके बाद कोई भी आपको पढ़ाएगा नहीं, समझाएगा नहीं, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि आप उनसे ऊपर जाओ। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। इसलिए आप ये मत सोचो कि इस अटेम्प्ट में क्लियर करना है या किस अटेम्प्ट में क्लियर करना है, क्लियर के बारे में मत सोचो। ये सोचो आप अपने काम को कितने प्रेम से और कितना वेट दे रहे हो। जब हम अपने काम को, अपने प्रोफेशन को, अपनी पढ़ाई को वेट ज्यादा देते हैं दूसरी चीज से, तो वो हमें बहुत ज्यादा वेट देता है। Are you got the point, everybody? It means you must follow a strict discipline and you love your passion or a profession. समझ में आई मेरी बात? Doesn't matter whatever be the strength of my class, either 100 plus 200, 300, 400 or 500 or 2 or 3, whatever be the, मेरा ऑरा सेम ही होता है, same, because I love my profession. That's very important for everybody, not me only but everybody. बहुत सारे लोग स्ट्रेंथ को देख के पढ़ाते हैं, मैं बस ये देखती हूँ स्ट्रेंथ इज इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। ऑब्वियस सी बात है, आपके यहाँ बहुत सारी स्ट्रेंथ है तो कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन जो लोग स्ट्रेंथ और पैसे को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज दैट कि आप अपने काम को कितने मजे से कर रहे हो। तो इसीलिए ध्यान से सुनो, बहुत ही प्यार से सुनो जरा। मैंने आपको एक पॉइंट बताया, सेक्शन 8 सबसेक्शन 3, फर्म एज ए मेंबर। फर्म एज ए मेंबर, आप सारे बच्चे बहुत क्लियरली बता सकते हो कि फर्म, पार्टनरशिप फर्म में मेंबर क्यों बनाई जाती है, क्या रीज़न है इसके पीछे। बच्चों इसके पीछे एकदम एक साफ रीज़न है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि जब भी कभी हम सेक्शन 8 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न तो कुछ आता ही नहीं है। लड़ाई कहाँ होती है, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, और सेक्शन 8 कंपनी में तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। समझ में आ गई बात बच्चों? दिस इज टू बी मेंशन इन द सेक्शन नंबर 8 एंड द सब सेक्शन नंबर 3. दिस इज एक्सेप्शनल सिचुएशन. Got the point, everybody? Come to the next point, that is to be alteration or conversion. If we are concerned about section 8 company, तो चैरिटी कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर, कंपनीज एक्ट, बहुत सारी जगह से इन्हें रिलैक्सेशंस मिलती है। अब रिलैक्सेशन क्यों मिलती है? क्योंकि ये सेक्शन 8 कंपनी है। इनके आर्टिकल्स में, इनके एमओए के अंदर बहुत सारी कंडीशंस लगी हुई हैं कि भैया ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड नहीं करेंगे, ये जो भी पैसा होगा इसी एक्टिविटी में री इन्वेस्ट करेंगे। ये सब दिखा के लाइसेंस ले लिया, लाइसेंस अप्रूव करा लिया और उसके बाद चेंज कर दिया, आर्टिकल में सब कुछ बदल दिया। तो इसीलिए लॉ मेकर ने कहा कि सुनो कि क्या बताइए कि जब भी कभी आप ऑल्टरेशन करोगे, आप कोई भी चेंज करोगे सेक्शन 8 कंपनी के अंदर,
तो आपको गवर्नमेंट से प्रायर अप्रूवल लेनी है। कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारी जगह अप्रूवल लेने के लिए हम सीजी के पास जाएंगे, बट सीजी अपनी पावर सबऑर्डिनेट बॉडीज को डेलीगेट करके रखती है। कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पर आरडी के पास पावर है, कुछ सेक्शंस में आरओसी के पास पावर है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेटेड देयर पावर टू रीजनल डायरेक्टर और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्लियर हुई बात? तो जब भी कभी ऑल्टरेशन की बात होगी तो क्या करना पड़ेगा? प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। यहां तक सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? अच्छा, ऐसा क्यों है ये भी समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों है प्रायर अप्रूवल लेनी है? क्योंकि जिन कंडीशंस को दिखा के, प्रायर कंडीशन प्री रिक्वायरमेंट्स को दिखा के आपने लाइसेंस ऑब्टेन किया है, हो सकता है लाइसेंस लेने के बाद आप उन कंडीशंस को क्या कर दो? चेंज कर दो। तो जब भी कभी आपको अल्टरेशन चेंज करना है तो पहले या बाद में प्रायर अप्रूवल लेनी। क्या वर्ड यूज किया इन्होंने यहां पे? प्रायर अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। मे आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? दैट इज टू बी सेक्शन नंबर 8 सबसेक्शन नंबर 6। अब इन्होंने धमकी भी दी है। इन्होंने किस बात की धमकी दी है? कि अगर, अब इन्होंने इस बात की धमकी दी है कि अगर तुमने लाइसेंस जो दिया गया तुम्हें उसमें कुछ कंडीशंस थी, और अगर तुमने उन कंडीशंस में से किसी भी कंडीशन को ब्रीच किया या कंडीशंस का पालन नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में आपको दिया गया लाइसेंस रद्द हो सकता है, आपको दिया गया लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। लेकिन लाइसेंस कैंसिल करने से पहले आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा। सुनिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिवोक लाइसेंस इफ कंपनी वायलेट्स अ कंडीशन ऑफ लाइसेंस और लॉ affairs are fraudulent, prejudice to public interest, company may be forced convert into what? A normal company and get wound up or amalgamated, and reasonable opportunity to be heard must be given before revocation. मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर कभी भी आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस का पालन नहीं करोगे तो एक तो आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है, दूसरा उसी के साथ साथ जब भी कभी लाइसेंस रद्द होगा तो आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा। कई बार गवर्नमेंट के पास ऐसी पावर्स होती हैं कि अगर बेसिकली कंपनी को जैसे कोई कंपनी सेक्शन 8 कंपनी कह रही है हमें तो भाई कन्वर्ट होना है नॉर्मल कंपनी में, या हमें तो वाइंडिंग अप करनी है, तो ऐसी स्थिति में जब भी कभी कंपनी की वाइंडिंग अप होती है तो जो दूसरी कंपनी होती है, सेम सेक्शन 8 कंपनीज होती है, उनके साथ उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है या मर्ज कर दिया जाता है सेम इंटेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 8 कंपनी को। क्लियर? यू ऑल क्लियर? ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट सेक्शन 8 कंपनी जो एग्जिस्ट कर रही है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। सेक्शन 8(7) एंड 8(8) सेंट्रल गवर्नमेंट को और भी कई सारी पावर दी इन्होंने यहाँ पे कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसी स्थिति में ये बेसिकली एक और पावर रखते हैं कि क्या? कि पोस्ट रिवोकेशन एक्शंस, अगर पोस्ट रिवोकेशन एक्शंस की बात करें हम तो इसमें इन्होंने कहा कि इसमें आप क्या कर सकते हो कि इसमें हम ऑर्डर दे सकते हैं किसका? वाइंडिंग अप का। इट मीन्स यहाँ पे इन्होंने वाइंडिंग अप की भी बात करी कि हम वाइंड अप कर सकते हैं या फिर इसी कंपनी को दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ अमलगमेट कर सकते हैं, वो भी किसमें? पब्लिक इंटरेस्ट में, क्योंकि ये कंपनी बना ही किस में गई है? पब्लिक इंटरेस्ट में। सेक्शन 8(9) कहता है एट एसेट्स डिस्पोजल ऑन वाइंडिंग अप ऑल डेट्स आर पेड, अगर सारे कर्जे पे करने के बाद जो भी रिमेनिंग एसेट्स है वो किसके पास चली जाएगी? सेक्शन 8 कंपनी के। लेकिन कौन सी सेक्शन 8 कंपनी का? जिसका क्या है? सिमिलर ऑब्जेक्टिव है एंड प्रोसीड्स टू गो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। उसके बाद आगे इन्होंने एक और बात बोली है कि अगर बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे फिर नेक्स्ट ये कहना चाह रहे हैं कि अगर सेक्शन 8(10) की बात करें, सेक्शन 8 कंपनी कैन ओनली अमलगमेट विद सेक्शन अनदर सेक्शन 8 कंपनी हैविंग द व्हाट? सिमिलर ऑब्जेक्टिव। अगर सिमिलर ऑब्जेक्टिव से हैं तो उसी के साथ साथ बच्चों यहाँ पे दी गई है सेक्शन 8 सबसेक्शन 11 में, दैट इज टू बी पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंसेस। अगर आपने सेक्शन 8 का उल्लंघन किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी जाएगी। कंपनी अगर डिफॉल्ट करती है तो मिनिमम पेनल्टी 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक है, और जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर मिनिमम पेनल्टी 25,000 रुपये से लेके
25 लाख रुपए तक की पेनल्टी है। और लास्ट में इन्होंने कहा कि अगर आपने कंपनी जो इनकॉर्पोरेट करी उसका उद्देश्य लोगों को चीट करना, लोगों के साथ फ्रॉड करना और उनसे गलत इंटेंशन से पैसे इकट्ठे करना था, तो ऐसी स्थिति में अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। तो 447 में पेनल्टी के साथ साथ जेल के प्रोविजन भी हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 447 जो है उसके अंदर फ्रॉड का सेक्शन है, जो लॉ मेकर ने स्पेशली डेडिकेटेड सेक्शन फ्रॉड का बनाया है। और कहीं भी अगर कंपनीज एक्ट में कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कैरी ऑन होती है, आज सिंपली सेक्शन 447 लेवाए, जिसके अंदर आप जिस लेवल तक का ऑफेंस करोगे उस लेवल तक की पेनल्टी लगा दी जाएगी। क्लास वो नहीं है, लेवल वो नहीं है, जस्ट टू अपग्रेड योर लेवल, जस्ट टू अपग्रेड योर स्ट्रेंथ, जस्ट टू अपग्रेड योर वॉकिंग। व्हेनेवर यू एंटर इनटू द क्लास 12th योर लेवल इज लो, आप वहां पे रट रहे होते हो, बिजनेस स्टडीज, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइज स्टाफिंग इन कंट्रोलिंग एक्सेट्रा। कभी भी अगर इंसान बड़ा बनता है तो वो अपग्रेड करता है अपने सिद्धांतों को, अपने प्रिंसिपल्स को, अपने सोच को, अपनी अप्रोच को, अपनी वर्किंग को, अपनी लाइफ के डिसिप्लिन को। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, जस्ट टू अपग्रेड योरसेल्फ, बिकॉज यू आर एंटरिंग इनटू अ टॉप क्लास प्रोफेशन। एक ऐसे प्रोफेशन में वट एवर योर एक्सपेक्टेशंस टुवर्ड्स योरसेल्फ, टुवर्ड्स योर लाइफ, एवरीथिंग इज अवेलेबल, बट थिंक इज दैट कि आप अपने प्रोफेशन को किस नजरिए और किस नज़र से देखते हो। मैं तो ये तो बहुत पढ़ा लिखा प्रोफेशन है, ये तो इसमें तो बहुत अच्छी पढ़ाई के आप बाद एक बड़े लेवल पे पहुंच रहे हो। जब भी कभी कोई व्यक्ति शिद्दत, ईमानदारी, मेहनत से किसी भी काम को करता है तो उसमें उसको अचीवमेंट मिलता है। आप अगर इस प्रोफेशन में अब एंटर हुए हो, यू डोंट एक्सपेक्ट इन थाउजेंड्स, यू एक्सपेक्ट अबाउट करोड्स। लेकिन करोड्स के मोटिवेशन के साथ वॉक करने के लिए यू हार्ड वर्क इन द सेम लाइन, सेम स्ट्रीम लाइन, लाइक यू आर अर्निंग, यू आर फेचिंग, यू आर एक्सपेक्टिंग टुवर्ड्स, यू आर अर्निंग करोड्स, देन यू हैव टू वर्क योरसेल्फ। काम भी करिए अपने ऊपर। विद इट्स अ 2.5 ईयर कोर्स, इट्स अ 2.5 ईयर जर्नी, बट उन बच्चों के लिए जो कि 24 घंटे में से 14 घंटे अपने प्रोफेशन को देना चाहते हैं, 8 घंटे अपने को देना चाहते हैं, जस्ट टू स्लीप एंड ऑल दैट। इसके अलावा हर एक कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगी बहुत शिद्दत से सिखाऊंगी, क्योंकि मुझे पढ़ाना नहीं है, मुझे आपको सिखाना है। बट मेन थिंग इज दैट कि आप किस शिद्दत से सीख रहे हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक बार, पेपर इज नॉट अ बिग डील फॉर मी। आई मीन दिस, इस CS वाले बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही मुझे कितने साल हो गए, आंख बंद करके मैं पूरा पेपर आपको बता सकती हूँ, यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। बट आई नो वेरी वेल इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स, हमेशा हमारा एक्सपीरियंस, लेकिन एक्सपीरियंस काम आता है। मैं ये नहीं कह रही कि हमें सारा पेपर पता है, बिल्कुल भी नहीं। इट्स टू बी प्री डिसाइडेड बाय द ICSI। ICSI का अपना एक लेवल है, हम उसे नहीं क्रॉस कर सकते। बट मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको इतना तो बता सकती हूँ कि इट्स अ इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेन ये मत समझो कि एग्जाम क्लियर करना है, मेन ये कि अगर कोई पूछ ले कि प्राइवेट कंपनी क्या है तो खड़े होके 1 घंटा प्राइवेट कंपनी के बारे में बोल सको। ये आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए। आपसे कोई पूछ ले सेक्शन 8 कंपनी क्या है तो आप सेक्शन 8 कंपनी को 1 घंटा बता सको, क्योंकि आपसे ज्यादा सेक्शन 8 कंपनी के बारे में कोई जानता ही नहीं है, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। इफ यू आर कंसर्निंग अबाउट एक्सपर्टाइजेशन तो वहां तो कुछ बचता ही नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी BCom में है, सेक्शन 8 कंपनी अदर प्रोफेशन में है, बट आपके यहाँ सेक्शन 8 कंपनी इसलिए है क्योंकि आपको सेक्शन 8 कंपनी बनानी है, आपको सेक्शन 8 कंपनी चलानी है, आपको सेक्शन 8 कंपनी वाइंड अप करनी है, आपको सेक्शन 8 कंपनी अमलगमेट करनी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए उस ओरा से आप पढ़िए, उस लेवल से आप पढ़िए, मन से पढ़िए, पूरा दिल से पढ़िए चीजों को। यू डोंट फील कि आज मेरी क्लास है, यू फील करिए कि आज मुझे कोई नई चीज सीखनी है। यार हो सकता है इन फ्यूचर आप इस सेक्शन 8 कंपनी से करोड़ों कमाओ, हो सकता है 1 साल में आपके पास 4 कम सेक्शन 8 कंपनी के आए, हो सकता है आप NGO में ही एक्सपर्टाइजेशन ले लो, आप NPO NGO ही बनाते हो। ऐसा भी आने वाला टाइम है। पहले एक टाइम था एक ही प्रोफेशनल सारे काम करता था, चाहे वो CA का वर्क हो, चाहे CMA का वर्क हो, चाहे CS का वर्क हो। फिर एक टाइम आया है कि CA का अपना एरिया डिफाइन हुआ, CS का अपना एरिया डिफाइन हुआ, CMA का अपना एरिया डिफाइन हुआ। ओके जैसे पहले एक टाइम था कि एक ही डॉक्टर सबको ट्रीट कर रहा होता था, चाहे वो कोई भी बीमारी है, कोई भी व्यक्ति है।
फिर एक टाइम आया कि डॉक्टर जो है ना इस हिसाब से चेंज हो गए कि ये बड़ों का डॉक्टर है, ये छोटे बच्चों का डॉक्टर है ना, ऐसा डिफाइन। अब ऐसा भी हो गया कि बच्चों का अपने पार्ट्स के हिसाब से स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, कि छोटे बच्चों का ये जो है आपका लाइक ब्रेन का डॉक्टर है, या ये आपकी वट एवर भी द जो भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनका एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है। अब ये तक टाइम आ गया है, कहाँ तो पहले डॉक्टर ही नहीं अलग होते थे, अब स्पेशलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के डॉक्टर अलग है, बड़ों के डॉक्टर से अलग है। सो इट्स अ एरा ऑफ स्पेशलाइजेशन। एंड जब स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं तो समय देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, वर्क करना पड़ता है, फाइननेस लानी होती है जो कि दूसरों में नहीं होती। तो मे भी हो सकता है इन फ्यूचर आप सेक्शन 8 कंपनी में बहुत एक्सपर्टाइजेशन ले लो, हो सकता है आप सेक्शन 8 कंपनी का ही वर्क करो बस, बाकी कुछ करते ही नहीं हो, लेकिन करते बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पे जो व्यक्ति अपने ऊपर जितना अच्छा काम करेगा, और वो यहीं से स्टार्ट होगा, वो इसी टाइम से स्टार्ट होगा, इसी लेवल से स्टार्ट होगा, आपको ये समझना होगा। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? जितने मन से आप चीजों को सीखोगे वो ऊपर वाला रिकॉर्ड कर रहा होता है आपके अकाउंट में, ये बहुत मेहनत कर रहा है, इसको तो रिवार्ड देना ही देना है। रिवार्ड देने का काम उसका है, काम करने का काम हमारा है। अब देखिए मैंने आपको जो पूरा सिखाया, मैं उसको एक बार आपको एंटायर टॉपिक को रिवाइज करा देती हूँ। सेक्शन 8 कंपनी की फीचर्स। अगर हम सेक्शन 8 कंपनी की बात करें बच्चों, तो आपको ये तो पता ही चल गया कि सेक्शन 8 कंपनी के लिए हमें लाइसेंस लेना है, लेकिन ये देखिए अगर हम फीचर्स की बात करें, देखो पहली फीचर हमारे सामने आती है कि ये कंपनी जो है ना नॉन प्रॉफिट है, पब्लिक बेनिफिट के लिए वर्क करती है। दूसरा, इसका जो प्रॉफिट अप्लाई किया जाता है वो सिर्फ किसके लिए, इसके ऑब्जेक्टिव के लिए। तीसरा, इसके अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बैन होता है। चौथा, बताइए ये कंपनी कभी भी अपने नाम के अंत में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल नहीं करती है। ये लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। इसका भी अपनी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये मिनिमम कैपिटल से बन सकती है। इनको स्टैंप ड्यूटी की छूट दी जाती है क्योंकि समाज सेवा कर रहे हैं, और इनको बहुत अलग अलग तरीके की कंपनीज एक्ट के रिलैक्सेशंस मिलती है, कंप्लाइंसेस की। कभी भी 1% कंपनी ना तो सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है और ना सेक्शन 8 कंपनी में तब्दील हो सकती है। इसकी वजह क्या है, 1% कंपनी एक छोटी कंपनी है, उसका काम है अपने आप को बड़ा करना, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्टिव छोटी नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्टिव है समाज सेवा करना। तो दोनों के इंटेंट डिफरेंट है, दोनों के ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। तो कभी भी सेक्शन 8 कंपनी ना तो ओपीसी में बन सकती है और ना ओपीसी में कन्वर्ट हो सकती है। इतनी बात समझ में आई? बहुत सारे एग्जाम्पल सेक्शन 8 कंपनी के, टैग फॉर इंडिया, हेल्पेज इंडिया, अक्षय पात्र फाउंडेशन, CRY चिल्ड्रंस राइट एंड यू, चाइल्ड राइट के वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के लिए टीम, टैग फॉर इंडिया जो है ये सीनियर सिटीजन के लिए, मिड डे मील फॉर चिल्ड्रंस के लिए, है ना, अक्षय रात्रा फाउंडेशन। मैंने आपको भी बताया था कंपनी के लास्ट में जो है लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, या तो NGO या फिर MBO या फिर ट्रस्ट या फिर फाउंडेशन। यहाँ तक बताइए कुछ कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट किसी बच्चे को? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए जी, अब थोड़ा सा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, और ये पूरा डेडिकेटेड कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया है दैट इज टू बी सेक्शन 8 कंपनी। अब हम अगर थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ें तो एक बार लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो सेक्शन 8 कंपनी है ये किस तरीके से हमने पढ़ी और क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने पढ़े। तो सबसे पहली चीज़ तो सेक्शन 8 कंपनी को अगर देखा जाए तो ये NPO या फिर NGO भी होती है। सेक्शन 8 कंपनी की खास बात है कि इसके नाम के अंत में लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। या तो आप फाउंडेशन या फिर आप NGO या NPO या ट्रस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। सेक्शन 8 कंपनी की खास बात होती है, सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए लाइसेंस लेना अति अनिवार्य है, मतलब मेन ऑब्जेक्ट है। उसी के साथ साथ अगर हम सेक्शन 8 कंपनी की बात करें तो एक और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट बताइए क्या है, कौन बच्चा बताएगा?